आ गई महारानी गुलछर्रे उड़ाकर, पता नहीं कमाई के नाम पर क्या क्या करती फिरती हो। पति के मरते ही तुम्हारे तो पर निकल आए हैं, जैसे उसके जाने का इंतजार ही कर रही थी। हमारा तो जवान बेटा चला गया और पत्नी को रत्ती भर दुख नहीं। दूसरे दिन से ही घूमने फिरने लगी। मोहल्ले, आस पड़ोस और रिश्तेदारों में लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं, कुछ पता भी है तुम्हें? बहू सरला के घर में कदम रखते ही सासू दयावंती जी अपने तीखे व्यंग बाणों से उसे बेधने लगी। एक बार उसकी चाल की तरफ नहीं देखा कि वह लंगड़ाकर क्यों चल रही है, और ना ही पूछने की जरूरत समझी कि उसे आने में देरी कैसे हुई। उन्हें तो पास पड़ोस वाले जैसे बातें बनाकर चले गए, वही सच मानकर उसे सुनाने लगी। माँ जी, आप कुछ भी करके मेरे हौसले नहीं तोड़ सकती। आप मुझे जितना परेशान करेंगी, मेरे हौसले उतने ही ज़्यादा बुलंद होंगे। आपका बेटा चला गया तो क्या हुआ, मैं भी उसके साथ अपने आप को ख़त्म कर दूं? फिर मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मुझे किसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है। उसके लिए मुझे घर से बाहर तो कदम निकालना ही पड़ेगा। आपके सगे संबंधी जो आपके कान भर कर जाते हैं, ज़रा पूछिए उनसे कि वो एक समय भी मेरे बच्चों को खाना खिला पाएंगे, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च उठा पाएंगे? अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं भी चुपचाप घर पर बैठ जाऊंगी। मुझे भी आराम चाहिए। भरी धूप में घर से बाहर जाकर दर दर भटकना मुझे भी कहाँ अच्छा लगता है, लेकिन पेट की भूख जो ना कराए। आह कहते हुए सरला की आंखें छलछला आई और दर्द से कराह उठी। सरला की कराह सुनकर दयावंती जी धीरे धीरे चलकर उसके पास आई और बोली, कराह क्यों रही है? मेरी बातों से इतना दर्द हुआ? अब तो इन कड़वी बातों की आदत हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कराह तो घुटनों की चोट की वजह से निकल पड़ी है। जरा दिखा तो कहाँ चोट लगी है। हम भी ना सबकी बातों में आकर कितना कुछ सुना देते हैं, ये भी नहीं देखा कि कितनी तकलीफ में हो। दयावंती जी के स्नेह शक्ति शब्द सुनकर सरला फपक कर रोने लगी और सलवार उठाकर अपने घुटने खोल दिए, जो कि बुरी तरह छिल गए थे और उनसे खून रिस रहा था। अरे इतनी चोट कैसे लग गई? वो जल्दी जल्दी घर आने की कोशिश में एक जगह पैर मुड़ गया और गिर गई। उसी वजह से घुटने छिल गए हैं, लेकिन कोई नहीं, ज़्यादा नहीं लगी है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। कहकर सरला उठकर चलने लगी तो दयावंती जी ने उसे डांटते हुए कहा, चुपचाप यहीं बैठी रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जल्दी से हल्दी चूना लाकर घुटनों पर लगा दिया। ये सारा दर्द खींच लेगा तो आराम मिलेगा, वरना दर्द के कारण रात भर सो नहीं पाओगी। फिर सुबह सुबह काम के लिए निकलना पड़ेगा। दयावंती जी की अपने लिए चिंता देखकर सरला की आंखों में अपनी पिछली जिंदगी चलचित्र की भांति घूम गई, जब वो भी अपने पति, बच्चों और सासू माँ के साथ सुखी जीवन जी रही थी। पति बाहर कमाने जाता और वो घर संभालती, किसी बात की कोई चिंता नहीं। सासू माँ की भी भरपूर सेवा करती, जिससे पति और सास दोनों की आंखों का तारा बनी रहती। दोनों मिलकर उस पर भरपूर प्यार लुटाते। उसकी जरा सी तकलीफ पर सासू माँ पूरा घर सर पर उठा लेती, लेकिन कहते हैं कि खुशियों को नज़र लग जाती है। वही हुआ सरला के साथ। एक दिन शाम को काम से लौटते हुए उसके पति माधव का एक्सीडेंट हो गया। कई दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। सास बहू दोनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक माँ का इकलौता जवान बेटा, उसके बुढ़ापे का इकलौता सहारा, उसकी आंखों के सामने चला गया, और एक पत्नी का पति जो दिलो जान से उसके ऊपर निछावर रहता था, उसके सामने चला गया और वो देखती रह गई। बच्चे तो अभी छोटे ही थे। माँ तो बिलख बिलख कर रोई, लेकिन सरला की आंखों के तो आंसू ही सूख गए। जितने लोग उतनी तरह की बातें। कोई कहता ज़्यादा दुख से उसके आंसू सूख गए हैं, और कोई कहता कि पति के मरने का उसे कोई गम नहीं, उसके चेहरे पर रत्ती भर दुख नहीं। कैसे होते हैं लोग जो हमारा दर्द न समझकर तरह तरह की बातें बनाते हैं। किसी अपने के जाने का दर्द क्या होता है, ये कोई उससे पूछे जिसका अपना हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, और पीछे कोई सहारा देने वाला भी नहीं बचता है। सिर्फ बातें बनाने वाले, जिन्हें सिर्फ आपको परेशान होते देखकर और परेशान करके मज़ा आता है, जो आपको दुखी देखकर भी और दुखी देखना चाहते हैं। यही हुआ सरला के साथ। लोग तो बातें बनाते ही, लेकिन घर में सासू माँ दयावंती जी भी बेटे की मौत से टूट चुकी थीं। सो वो भी सरला को ही सुनाकर अपने मन की भड़ास निकालती।
पति तो हमेशा के लिए जा ही चुका था, लेकिन पापी पेट के लिए तो जीना ही पड़ता है। सरला ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और पति के रहते कभी बाहर भी नहीं निकली थी, इसलिए अचानक से तो कोई नौकरी भी नहीं मिलती। लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाने पहनने और सासू माँ के इलाज की समस्या मुँह बाए खड़ी थी। सरला खाना अच्छा बना लेती थी, तो एक दो जगह बात करके उसने घरों में खाना बनाने का काम पकड़ लिया। वो अपने घर का काम करके निकल जाती, पीछे से सासू माँ बच्चों को संभालती। वो भी सरला का दर्द समझती थी, लेकिन लोगों की बातें सुनकर वो भी आगा पीछा नहीं देखती और सरला के घर में घुसते ही तानों की बौछार कर देती। सरला भी उनका दर्द समझते हुए उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती। पति के जाने के बाद एक सासू माँ ही उसका सहारा थी। उसे पता था कि उसकी पीठ पीछे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार उन्हें उसके प्रति भड़काते हैं। इस सब के बावजूद वो दयावंती जी का बहुत ध्यान रखती, लेकिन उन्हें दिखा नहीं पा रही थी कि वो जो कर रही है सही कर रही है। सरला की चोट देखकर दयावंती जी दर्द से भर उठी और उन्हें अपने आप पर ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो अपने बेटे के जाने का दर्द लिए बैठी हैं। उसका भी तो पति गया है, उसको तो पति के जाने के बाद कमाने के लिए भी निकलना पड़ता है। वो हमारे लिए एक बेटे से बढ़कर रही है और हम उसे आगे बढ़ने का हौसला तक नहीं दे पा रहे हैं। ये सोचते हुए दयावंती जी की आंखें भर आईं और उन्होंने सरला को अपने अंक में समेट लिया। ना ना बिटिया, रोना नहीं, अब हमारे रोने के दिन गए। बहुत रो लिए, अब और नहीं। अब हम सब वैसे ही खुश रहेंगे जैसे माधव के सामने रहते थे। हम भी बहुत आ लिए सबकी बातों में, लेकिन अब नहीं। हम अपनी बहू का साथ देंगे और जो भी कोई कुछ कहेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोई हमारी बहू को कुछ बोलकर तो दिखाए। बहू नहीं, बेटा है हमारा, जिसने बेटे के चले जाने के बाद हम सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है और हम उसे हौसला तक नहीं दे सके। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले से लगकर रो रही थी। आज दोनों का दर्द आंसुओं में बह गया। बच्चे दूर खड़े अपनी माँ और दादी को निहार रहे थे। सरला ने दयावंती जी को चारपाई पर बैठाकर पानी का गिलास दिया और बोली, माँ जी, मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं है, लेकिन आपकी बातें बहुत दर्द देती हैं, क्योंकि आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपके और आपके बेटे की इज्जत पर आंच आए। लेकिन पेट की आग शांत करने के लिए तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा और उसके लिए आपका मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये 2-4 घरों में खाना बनाने से काम नहीं चलने वाला, कुछ और भी सोचना पड़ेगा जिससे मैं अपने बच्चों को वो सब दे सकूं जो माधव देना चाहते थे। आप समझ रही हैं ना माँ जी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ हाँ, खूब समझ रही हूँ तुम्हारी बातों का मतलब। लेकिन अभी जहाँ खाना बनाने जाती हो वहाँ फ़ोन करके मना कर दो कि अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, इसलिए 2 दिन खाना बनाने नहीं आ पाओगी। सबसे पहले आराम करो, फिर काम करो। ये लेप 2-3 बार लगाओ, तब चोट सही होगी। और ये लो हल्दी वाला दूध पी लो, फिर साथ मिलकर सोचते हैं क्या करना है। दयावंती जी ने प्यार से सरला के सर पर हाथ फेरते हुए कहा और हल्दी वाले दूध का गिलास उसे पकड़ा दिया। आज तो दयावंती जी के पैरों में पंख निकल आए थे। बहू को दर्द में देखकर वो अपना दर्द भूल गई थी। भाग भाग कर सारे काम निपटा रही थी। पहले बच्चों को खाना खिलाया, फिर अपना और सरला का खाना लेकर उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, हम तो बेकार ही अपने आप को लाचार बेबस मान बैठे थे, लेकिन आज पता चला इन बूढ़ी हड्डियों में भी बहुत दम है। ये अभी बहुत कुछ कर सकती हैं। अरे नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस मेरा मार्गदर्शन करती रहो, आप देखना सब हो जाएगा। तुम्हारे अकेले के करने में नहीं, बल्कि हम दोनों के मिलजुल कर करने में होगा। हमने कुछ सोचा है। तुम तो सुबह घर के काम करके बच्चों को स्कूल भेजकर निकल जाती हो, फिर बच्चों के स्कूल आने तक हम तो खाली ही रहते हैं। जब खाली रहते हैं तो लोग भी खाली मूली की संवेदनाएं जताने आ जाते हैं और हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। अब हम नहीं चाहते किसी की फालतू बातों में आकर तुम्हारा दिल दुखाएं, इसलिए हम भी अपने आप को व्यस्त कर लेना चाहते हैं। इससे 4 पैसे भी आएंगे हाथ में और खाली समय भी नहीं मिलेगा। हमने देखा है कि आजकल लोगों के पास समय नहीं रहता। रुई की बाती, बढ़िया मुंगोड़ी, अचार, पापड़, कचरी, मठरी, समोसे, लड्डू, घर के भुने पीसे मसाले बनाने का, तो वो सब घर की बनी गुणवत्ता वाली चीज़ों को ख़रीदना पसंद करते हैं। इसलिए अब हम घर पर रहकर थोड़ा थोड़ा ये सब बना दिया करेंगे।
तुम जहाँ काम करती हो वहाँ बात कर लेना, और यहाँ जो बगल वाला पंसारी है उसे बात कर लेना, वहाँ दे आया करना। धीरे धीरे लोग जानने लगेंगे तो हमारा सामान हाथ के हाथ बिकने लगेगा। फिर उस हिसाब से सामान बनाने की मात्रा बढ़ा देंगे। जिस हिसाब से ऑर्डर आएगा उस हिसाब से तैयार करेंगे। माँ जी, आपका विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना सब कुछ करने में आप बहुत थक जाएंगी और सब लोग कहेंगे कि जब तक बेटा था तब तक माँ को कुछ नहीं करने दिया, बेटे की जाते ही बहू ने माँ को काम पर लगा दिया। मेरी बहुत बदनामी होगी। जिसको जो कहना है कहने दो, अब कोई परवाह नहीं करनी। तू एक बात हमेशा याद रखना, तू बहू नहीं बेटा है मेरा। अब हम दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे और वो करके दिखाएंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दूसरे दिन से ही दोनों सास बहू अपने काम पर लग गई। सरला उन्हें दाल वगैरह पीसकर दे देती और खुद काम पर निकल जाती। वो बैठकर बढ़िया मुंगोड़ी दे डालती। दयावंती जी कभी भी खाली नहीं बैठती थी। उस समय भी वो रुई की बातें बनाती रहती थी। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार जो भी उनके इस हुनर को जानते थे, वो उन्हें रुई पकड़ा जाते थे और वो उनकी मुफ्त में बातें बना देती थी। लेकिन अब उन्होंने सबसे कह दिया था कि वो मुफ्त में रुई की बातें नहीं बनाएंगी, बल्कि उसके पैकेट बनाकर बेचेंगी। जिसको चाहिए वो मूल्य देकर खरीदे। उन्हें जब भी समय मिलता वो अपने हिसाब से सामान तैयार करके देती। बच्चे के आने पर उन्हें भी समय देती। बच्चे भी समझदार थे। माँ और दादी को काम में लगे देखकर कभी परेशान नहीं करते। अपनी पढ़ाई लिखाई और भी काम खुद से ही कर लेते, बल्कि उनसे जो हो सकती वो मदद माँ और दादी की करते रहते। वक्त ने उन्हें समय से पहले समझदार बना दिया था। सरला भी जहाँ काम करती थी, पहले उनसे अपनी सास के हाथों की बनी सभी चीज़ें सबको थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करके दी और कहा, आप लोग पहले इस्तेमाल करके देखें, फिर अच्छी लगी तो बताइएगा, तब मेरी सासू माँ बना देंगी। घर की बनी साफ सुथरी गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री किसको पसंद नहीं आएगी। सबने खाकर तारीफ की और लगे हाथ सरला को ऑर्डर लिखवा दिए। सरला ने खुशी खुशी सासू माँ को बताया तो वो भी बहुत खुश हुई। दोनों लोग मिलकर बहुत मेहनत करती, लेकिन थकती नहीं, बल्कि प्रोत्साहन मिलने से उनके हौसले बुलंद होते जा रहे थे। लोगों ने बहुत बातें बनाई, लेकिन दयावंती जी अपनी बहू की ढाल बनकर खड़ी थी। अब तो सरला ने छोटी मोटी पार्टी जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, मुंडन संस्कार, बच्चे के जन्मदिन की दावत, छठी की दावत, किटी पार्टी पर भी खाना बनाना शुरू कर दिया था। उसके हाथों के बने खाने की दूर दूर तक चर्चा थी, क्योंकि वो बिना प्याज लहसुन का बेहद स्वादिष्ट खाना बनाती थी। काम बढ़ रहा था तो अपनी सासू माँ के कहने पर उसने अपने साथ 2 औरतें रख लीं जो उसकी मदद करती और बदले में वो उन्हें मेहनताना देती। उसके साथ जुड़कर उन औरतों को भी रोजगार मिल गया। वो भी खुशी खुशी काम करती। मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम की हर जगह कद्र होती है, जिसकी वजह से हर कोई सरला की इज्जत करता। उधर सासू माँ भी अपने शरीर के हिसाब से ही काम कर लेती थी। अब बहू ने उन्हें मना कर दिया था कि अब आपका बेटा इतना कमा लेता है जिससे हम सबकी ज़िंदगी आराम से चल सके, इसलिए अब आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। दोनों की मेहनत रंग ला रही थी। सासू माँ ने भी बहू की बात मानकर काम कम कर दिया था, लेकिन रुई की बातें बनाना अभी भी नहीं छोड़ा था। उनका कहना था इसके द्वारा वो अपने प्रभु की भक्ति से जुड़ी रहती है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ वो कमाई का ज़्यादा हिस्सा भविष्य के लिए जोड़ती। आज उनके पास सब कुछ था, रहने के लिए एक अच्छा घर, बच्चों की अच्छी स्कूल में पढ़ाई लिखाई, समाज में रुतबा, इज्जत, और ये सब संभव हो सका सास बहू दोनों के हौसलों से। सासू माँ ने बहू को बेटा समझ उसका साथ दिया, उसके हौसलों को रंग दिए, और बहू ने सासू माँ के लिए मार्गदर्शन को अपना लक्ष्य बना लिया। सासू माँ के ये शब्द बहू नहीं बेटा है मेरा जैसा बहू के लिए संजीवनी बन गए। ये दोनों एक दूसरे पर भरोसा ही था जो उन्हें इस मुकाम तक ले आया था। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।